Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is merger of Amul with 5 cooperative society. तो जो मर्जर हुआ है अमूल का 5 कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर अमूल है क्या, इसको भी समझेंगे। अमूल वुड कंबाइन विद 5 अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी टू फॉर्म द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अमूल जो है वो कंबाइन कर रहा है 5 अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ मिलकर ये तैयार कर रहा है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी MSCS को। रैशनल क्या है इस मूव के पीछे का? MSCS Multi States Cooperative Society will ensure the export of the product after its certification so that profit can go directly into the bank account of the farmer. जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये इंश्योर करेंगे कि जो एक्सपोर्ट होगा प्रोडक्ट का इसके सर्टिफिकेशन के बाद, ताकि जो प्रॉफिट हो वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जाए फार्मर के। India has the potential to export its milk and milk product to nations like Bhutan, Nepal, Bangladesh and Sri Lanka. इंडिया के पास पोटेंशियल है कि वो एक्सपोर्ट कर सकता है इसके मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को जो नेशन है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के तक। व्हाट इज अमूल? अमूल है क्या? अमूल मीन्स प्राइसलेस एंड डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड अमूल्या। इट स्टैंड फॉर आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल का मतलब होता है प्राइसलेस और इसका जो नाम है वो डिराइव हुआ है संस्कृत वर्ड अमूल्य से। ये स्टैंड करता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के लिए। Formed in 1946, Amul is an Indian dairy state government cooperative society based in Anand, गुजरात। इसको फॉर्म किया गया था 1946 में। अमूल जो है वो आपका इंडियन डायरी स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि आपका बेस्ड है आनंद, गुजरात में। इट इज अ कोऑपरेटिव ब्रांड मैनेज बाय गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। ये एक कोऑपरेटिव ब्रांड है जिसको मैनेज किया जा रहा है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा। Verghese Kurian, father of the White Revolution in India, is credited with the success of Amul marketing. और जो वर्गीस कुरियन है जिनको हम फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन के तौर पे भी जानते हैं, उनको क्रेडिट दिया गया है सक्सेस के पीछे अमूल के मार्केटिंग के लिए। इंडिया इज द टॉप मिल्क प्रोड्यूसर एंड एट द हाईएस्ट कैटल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। उत्तर प्रदेश इज द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया जो है वो टॉप मिल्क प्रोड्यूसर है और हाईएस्ट कैटल पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड का वो भारत में है। और उत्तर प्रदेश जो है वो हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है भारत का। 18% जो टोटल मिल्क प्रोड्यूस होता है भारत में उसका 18% यूपी में होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म। तो हम जानेंगे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म के बारे में। International Finance Corp had launched the Global Food Security Platform to support the private sector for sustainable production and delivery of food stock to country affected by food instability. तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उन्होंने लॉन्च किया है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म को ताकि सपोर्ट किया जा सके प्राइवेट सेक्टर को सस्टेनेबल प्रोडक्शन के लिए और डिलीवरी के लिए फूड स्टॉक का कंट्रीज के लिए जो इफेक्ट हुए फूड इनस्टेबिलिटी से। तो किसने लॉन्च किया इसको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। This $6 billion financing facility will help boost the flow of food supplies and other important commodities like fertilizer to vulnerable community. और ये जो $6 billion का फाइनेंसिंग फैसिलिटी है ये मदद करेगा बूस्ट करने में फ्लो को फूड सप्लाई का और अदर इंपॉर्टेंट कमोडिटीज का, जैसे कि फर्टिलाइजर हो गया किनके लिए, तो वल्नरेबल कम्युनिटीज के लिए। ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC है क्या जिसने लॉन्च किया था इसको? The International Finance Corporation. It is an international financial institution established in 1956 as a private sector arm of the World Bank Group that offer investment, advisory and asset management service to encourage private sector development in developing country. ये जो आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इसको स्टैब्लिश किया गया था 1956 में। ये एक प्राइवेट सेक्टर आर्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही जो कि ऑफर करता है इन्वेस्टमेंट, एडवाइजरी और एसेट मैनेजमेंट सर्विस ताकि इंकरेज किया जा सके प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट को डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। इट इज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट। ये मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, तो वाशिंगटन DC US में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द ग्रोइंग इफेक्ट ऑफ लाइट पॉल्यूशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड। तो हम जानेंगे इसके बारे में। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ग्रोइंग इफेक्ट हो रहा है लाइट पॉल्यूशन का माइग्रेटरी बर्ड्स के ऊपर वो क्या है उसको समझेंगे। फिर लाइट पॉल्यूशन होता है क्या इसको भी हम जानेंगे। एवरी ईयर लाइट पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट टू द डेथ ऑफ मिलियन ऑफ बर्ड्स। हर एक साल लाइट पॉल्यूशन के कारण मिलियंस ऑफ बर्ड्स का मृत्यु हो जाता है। व्हाट इज लाइट पॉल्यूशन? लाइट पॉल्यूशन है क्या? जैसे कि हम साउंड पॉल्यूशन सुनते हैं, एयर पॉल्यूशन सुनते हैं, वाटर पॉल्यूशन सुनते हैं, उसी तरीके से लाइट पॉल्यूशन क्या है? तो लाइट पॉल्यूशन और आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट इन द एक्सेस और पुअर यूज ऑफ आर्टिफिशियल आउटडोर लाइट विच कैन हैव सीरियस एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेज फॉर ह्यूमन, वाइल्ड लाइफ एंड आवर क्लाइमेट।
तो लाइट पॉल्यूशन या आर्टिफिशियल लाइट जो है नाइट में एक्सेसिव हो चाहे कम यूज हो आर्टिफिशियल आउटडोर लाइट का, इसका सीरियस एनवायरमेंटल कंसिक्वेंस होता है ह्यूमन, वाइल्ड लाइफ और क्लाइमेट के ऊपर। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ लाइट पॉल्यूशन? क्या कंपोनेंट है लाइट पॉल्यूशन का? कंपोनेंट ऑफ लाइट पॉल्यूशन इंक्लूड, जो कंपोनेंट है लाइट पॉल्यूशन को वो इंक्लूड करते हैं जैसे कि ग्लेयर हो गया, विजुअल सेंसेशन काउज्ड बाय एक्सेसिव एंड अनकंट्रोल्ड ब्राइटनेस, जो विजुअल सेंसेशन होता है एक्सेसिव और अनकंट्रोल्ड ब्राइटनेस के कारण, स्काई ग्लो, ब्राइटनिंग ऑफ द नाइट स्काई ओवर इनहेबिटेड एरियाज, जो ब्राइटन किया जाता है नाइट स्काई को इनहेबिटेड एरियाज पे, लाइट ट्रेसपास, इट ऑकर व्हेन स्पिल लाइट इज कास्ट वेयर इट इज नॉट वांटेड, ये तब होता है जब स्पिल लाइट को कास्ट किया जाता है जहां पर उसकी आवश्यकता नहीं होती है। क्लटर, ब्राइट कंफ्यूजिंग एंड एक्सेसिव ग्रुपिंग ऑफ लाइट सोर्सेज, जो क्लटर होता है जैसे कि ब्राइट कंफ्यूजिंग व एक्सेसिव ग्रुपिंग लाइट सोर्सेज का उसको क्लटर कहते हैं। व्हाट आर द मेन काउजेस ऑफ लाइट पॉल्यूशन? लाइट पॉल्यूशन के पीछे मेन काउज क्या है? लाइट पॉल्यूशन इज ए साइड इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, लाइट पॉल्यूशन जो है वो साइड इफेक्ट है इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का। इसके जो सोर्सेस है वो इंक्लूड करते हैं जैसे बिल्डिंग का एक्सटीरियर हो गया, इंटीरियर लाइटनिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, कमर्शियल प्रॉपर्टी, ऑफिस, फैक्ट्री, स्ट्रीट लाइट, इम्यूलेटिंग स्पोर्ट वेन्यू, ये सारे हो गए। क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इसके बस के ऊपर? इंड्यूस माइग्रेशन, मिनिमाइजिंग, चेंज माइग्रेशन पैटर्न, चेंज सीजनल बिहेवियर एंड डिस्टर्ब बायोलॉजिकल क्लॉक। ये जो लाइट पॉल्यूशन हो रहा है इसके कारण जो माइग्रेशन मीटिंग हो रहा है ये बढ़ रहा है, ये चेंज कर दे रहा है माइग्रेशन पैटर्न को बर्ड्स का, सीजनल बिहेवियर जो उसमें बदलाव देखा गया है और ये डिस्टर्ब करता है उनके बायोलॉजिकल क्लॉक को भी। सजेस्टेड मेजर क्या सजेस्ट किया गया इससे बचने के लिए? शील्डिंग सोर्सेज ऑफ आर्टिफिशियल लाइट टू अवॉइड लाइट स्पिल ओवर, यूजिंग नॉन रिफ्लेक्टिव डार्क कलर सरफेस, using light with reduce or filter harmful wavelength and use adaptive light control to manage light timing, intensity and color। तो बचने के लिए मेजर्स जो सजेस्ट किया गया है कि शील्ड किया जाए सोर्सेज को आर्टिफिशियल लाइट का ताकि अवॉइड हो सके लाइट स्पिल को, यूज किया जाए नॉन रिफ्लेक्टिव डार्क कलर सरफेस का, यूज किया जाए लाइट को जो कि रिड्यूस हो या फिल्टर करे हार्मफुल वेवलेंथ को, यूज किया जाए एडेप्टिव लाइट कंट्रोल का ताकि मैनेज किया जा सके लाइट टाइमिंग, इंटेंसिटी और कलर को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चंद्रयान 2 गॉजेस सोडियम कंटेंट ऑन मून सरफेस। जो चंद्रयान 2 है उसने बताया कि सोडियम कंटेंट है मून के सरफेस में, तो इसके बारे में हम जानेंगे, फिर क्या मेथोडोलॉजी का उपयोग हुआ था, फाइंडिंग क्या, सब समझेंगे। साइंटिस्ट फ्रॉम द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैव मैप्ड आउट द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम ऑन द मून सरफेस। जो साइंटिस्ट है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के, उन्होंने मैप आउट किया है जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है सोडियम का मून सरफेस पे। मेथोडोलॉजी यूज, क्या मेथड का उपयोग किया गया है? They used the class instrument Chandrayaan-2 Large Area Soft X-ray Spectrometer carried by the second Indian moon mission Chandrayaan-2। उन्होंने उपयोग किया है क्लास इंस्ट्रूमेंट Chandrayaan-2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर का, जिसको कैरी किया गया था सेकंड इंडियन मून मिशन Chandrayaan-2 के द्वारा। फाइंडिंग इसमें क्या पता चला? देयर आर सोडियम एटम दैट आर वीकली बाउंड टू द लूनर सरफेस। वहां पे सोडियम एटम पैटर्न है जो कि वीकली बाउंड है लूनर सरफेस से। When compared to Earth, the moon is significantly depleted of volatile elements such as sodium। और जब हम इसको कंपेयर करते हैं अर्थ से, तो जो मून है वो सिग्निफिकेंटली डिप्लीट हो रहा है वोलेटाइल एलिमेंट जैसे कि सोडियम हो गया वहां से। सोडियम इज द ओनली एलिमेंट अपार्ट फ्रॉम पोटेशियम दैट कैन बी ऑब्जर्व थ्रू आउट टेलीस्कोप इन द लूनर एटमोस्फियर इस एक्सोस्फीयर। सोडियम जो है वो एक लौटा एलिमेंट है पोटेशियम के अलावा जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है टेलीस्कोप की मदद से लूनर एटमोस्फियर पे, इसके एक्सोस्फीयर पे। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? दिस न्यू मैप ऑफ सोडियम वुड इनेबल एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सरफेस एक्सोस्फीयर कनेक्शन। ये जो नया मैप है सोडियम का, ये मदद करेगा समझने में जो सरफेस एक्सोस्फीयर कनेक्शन उसके बारे में। इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ ट्रेसर ऑफ द वोलेटाइल हिस्ट्री ऑफ द मून, और ये मदद करेगा ट्रेस करने में जो वोलेटाइल हिस्ट्री है मून का, उसमें भी मदद करेगा। वाई आर वी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द मून? हम लोग क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है स्टडी करने के लिए मून को? The moon is the closest cosmic body at which space discovery can be attempted and documented। मून जो है वो सबसे क्लोजेस्ट कॉस्मिक बॉडी है जिसमें स्पेस डिस्कवरी को अटेम्प्ट किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट किया जा सकता है। इट इज ऑल्सो अ प्रोमिसिंग टेस्ट बेड टू डिमोन्स्ट्रेट टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर डीप स्पेस मिशन। और ये एक प्रोमिसिंग टेस्ट बेड है जो डिमोन्स्ट्रेट करेगा टेक्नोलॉजी जो कि हमें आवश्यक होगा डीप स्पेस मिशन के लिए। मून प्रोवाइड द बेस्ट लिंकेज टू अर्थ अर्ली हिस्ट्री। मून जो है ये प्रोवाइड करता है बेस्ट लिंकेज को अर्थ के अर्ली हिस्ट्री के बारे में बताता है। इट ऑफर एन अनडिस्टर्ब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ द इनर सोलर सिस्टम इन्वायरमेंट। और ये ऑफर करता है एक अनडिस्टर्ब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को इनर सोलर सिस्टम इन्वायरमेंट के बारे में। चंद्रयान 2 के बारे में हम जान लें। चंद्रयान 2 sent in 2019 was the second lunar exploration mission developed by Indian Space Research Organization after Chandrayaan 1 2008. It consisted of a lunar orbit and also included the Vikram lander and the Pragyan lunar rover, all of which were developed in India।
चंद्रयान 2 जिसको कि सेंड किया गया था 2019 में, ये सेकेंड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था जिसको डेवलप किया गया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चंद्रयान 1 के बाद 2008 के। ये कंसिस्ट करता है लूनर ऑर्बिटर को और इंक्लूड करता है विक्रम लैंडर और प्रज्ञान लूनर रोवर को। ये सब जो है डेवलप किया गया है भारत के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड इंक्लूडेड इन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड को इंक्लूड किया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में, तो जानेंगे हम इसके बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इंक्लूड किया जाए स्किलिंग ऑफ गर्ल्स को नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड ऑप्शन के तौर पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में। ये नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड क्या है? It includes sector and jobs where participation of women is and has historically been conventionally low or absent। तो नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड है, ये इंक्लूड करता है वैसे सेक्टर या जॉब्स को जहां पे जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का वो हिस्टोरिकली कन्वेंशनली लो रहा हो या एब्सेंट हो। जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका इंक्रीज करना एनरोलमेंट गर्ल्स का सेकेंडरी एजुकेशन पार्टिकुलरली स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। नॉन ट्रेडिशनल वोकेशन के बारे में भी हम समझ ले। गर्ल्स विल बी गिवन स्किल ट्रेनिंग इन नॉन ट्रेडिशनल वोकेशन मेकिंग देम टॉर्च बियरर ऑफ वुमेन लेड आत्मनिर्भर भारत। जो गर्ल्स होंगे उनको स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा नॉन ट्रेडिशनल वोकेशन पे भी, जो कि उनको टॉर्च बियरर बनाएगा वुमेन लेड आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए। नया एम इस स्कीम का क्या है? सेकेंडरी एजुकेशन इंश्योरिंग ए 1% इंक्रीमेंट इन एनरोलमेंट एट द सेकेंडरी लेवल। ये इंश्योर करेगा कि सेकेंडरी एजुकेशन में 1% इंक्रीमेंट हो। स्किलिंग की अगर हम बात करें, गर्ल्स एंड वुमेन एवरी ईयर उनको स्किल प्रोवाइड किया जाएगा। रेजिंग अवेयरनेस अबाउट सेफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन, रेज किया जाएगा अवेयरनेस को सेफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके। चाइल्ड मैरिज प्रोमलगेटिंग एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, ये प्रोमलगेट करेगा कि एलिमिनेट किया जाए चाइल्ड मैरिज को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा OECD क्रॉस बॉर्डर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो एसेट। जो OECD का क्रॉस बॉर्डर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है क्रिप्टो एसेट्स के लिए, हम इसको समझेंगे। OECD ने फाइनल शेप दे दिया अपने क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क CARF को। ये इनेबल करेगा क्रॉस बॉर्डर रिपोर्ट करने में जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग क्रिप्टो एसेट को लेकर। नीड फॉर सच ए फ्रेमवर्क, क्यों आवश्यकता पड़ी इस टाइप के फ्रेमवर्क की? सॉरी, क्रिप्टो एसेट जो है वो डिफिनेशन के हिसाब से बॉर्डरलेस है और इसके लिए आवश्यकता है क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन की, ताकि प्रिवेंट किया जा सके इसके मिसयूज को और रेगुलेट किया जा सके उनको पूरी तरीके से। पॉसिबल बेनिफिट इसका क्या होगा? Entities or individual providing service in crypto asset will be obliged to report under CARF। जो entities व इंडिविजुअल होंगे जो प्रोवाइड करेंगे सर्विस को क्रिप्टो एसेट को लेके, वो ऑब्लाइज है कि वो रिपोर्ट करें CARF के अंतर्गत। will create a level playing field among countries regarding the use and investment of crypto asset। ये क्रिएट करेगा एक लेवल प्लेइंग फील्ड को कंट्रीज के लिए जो उसका यूज और इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो एसेट को लेके। क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका इंडिया के ऊपर? India has introduced a 30% tax on gain made from cryptocurrency in budget 2022-23. Now with CARF in place, India can frame its overarching taxation and regulatory framework on crypto asset। इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है 30% का टैक्स गेन को क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बजट 2022-23 पे। अब जो CARF आ गया है प्लेस में, तो इंडिया फ्रेम कर सकेगा ओवरआर्किंग टैक्सेशन को और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को क्रिप्टो एसेट के लिए। OECD ओरिजिनेट हुआ था 1948 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन के तौर पे। इसका नाम बाद में बदल के OECD कर दिया गया 1961 में, जब USA और कनाडा ने इसको ज्वाइन किया। इसमें 36 मेंबर नेशन है। India is not an OECD member but has a cooperation program since 1997. Its objective is to foster economic development and cooperation and fight poverty throughout the promotion of economic stability। इंडिया जो है वो OECD का मेंबर नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन उसने कॉपरेशन प्रोग्राम जो है 1997 से उस समय से कॉपरेशन प्रोग्राम में इंडिया का पार्टिसिपेशन है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि वो फोस्टर करे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और कॉपरेशन करे फाइट करने के लिए पॉवर्टी के खिलाफ, प्रमोट करते हुए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नानाजी देशमुख। तो हम जानेंगे नानाजी देशमुख के बारे में। नानाजी देशमुख का जन्म 11 अक्टूबर 1916 को महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उनका जो कंट्रीब्यूशन है तो वो सोशल रिफॉर्मर, एजुकेशनलिस्ट और पॉलिटिशियन थे जनता पार्टी से। उन्होंने स्टैब्लिश किया था चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, जो कि इंडिया का पहला रूरल यूनिवर्सिटी था। वो किससे इन्फ्लुएंस है नानाजी देशमुख? तो लोकमान्य तिलक और उनके नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से ये इन्फ्लुएंस्ड है। उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था आचार्य विनोबा भावे भूदान मूवमेंट में। देशमुख जो थे वो मेन फोर्स थे सोशल एक्टिविस्ट जयप्रकाश नारायण के एजिटेशन के समय पे, जो टोटल रिवॉल्यूशन के लिए हुआ था। 2019 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनको भारत रत्न दिया था पोस्टुमेटली, जो उनका सर्विस था नेशन के लिए, उसको देखते हुए। अगर हम इनकी वैल्यू की बात करें तो कंफेशन, सर्विस टू पीपल, पेट्रियटिज्म और पॉलिटिकल एक्यूमेन, ये उनके वैल्यू थे जिनको वो फॉलो करते थे। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.